मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बड़ा ही प्यारा लैंडस्केप दिखाया जाता है, जहां बर्फीले पहाड़ और एक बे दिखाया जाता है जहां पर एक सबमरीन मौजूद थी। इसका कैप्टन मार्को रेमियस और उसका सबऑर्डिनेट वेस्ली सबमरीन के ऊपर खड़े होकर दूर समंदर का नज़ारा देख रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद वेस्ली मार्को से कहता है कि कैप्टन, सबमरीन का सबमर्ज होने का टाइम हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो है जैक रायन। उसकी प्यारी बेटी शैली रायन से कहती है कि डैडी, मेरा डैडी मुझे सोने नहीं देता। जिस पर रायन प्यार से कहता है कि बेबी, शायद तुम्हारा डैडी अकेला है, पापा लौटते समय तुम्हारे लिए एक और डैडी ले आएंगे। और फिर जैक अपनी वाइफ के साथ हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, जहां से प्लेन लेकर रायन यूएस चला जाता है। सीआईए हेडक्वार्टर में रायन अपने सुपीरियर जेम्स ग्रियर से मिलता है, जहां रायन ग्रियर को कुछ पिक्चर्स दिखाकर बताता है कि ये रशियन सबमरीन है जिसका नाम रेड अक्टूबर है, जो कि इससे पहले बनी सभी सबमरीन से बड़ी है। मगर चिंता की बात इसका साइज नहीं बल्कि इसका कैप्टन है, और इस सबमरीन के अजीब डोर्स हैं। इसके कैप्टन का तो हमें पता है, जो है मार्को रेमियस, जिन्हें उस्तादों का उस्ताद कहा जाता है, जिन्होंने न जाने कितने हाई लेवल नेवी ऑफिसर्स को ट्रेन किया है। मगर मार्को रेमियस इस न्यू सबमरीन पर क्यों है, इसका पता नहीं चल पाया है। और इस सबमरीन के डोर की जानकारी के लिए हमें अपने सबमरीन एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, जिस पर ग्रियर कुछ सोचकर रायन को परमिशन दे देता है, यह कहकर कि ये सबमरीन आज सुबह सैटेलाइट से पॉलीयार्नी इनलेट में देखी गई है, जो कि यूएस के काफी पास है। अब सीन शिफ्ट होता है पॉलीयार्नी इनलेट पर, जहां हमें समंदर में यूएस की सबमरीन दिखाई जाती है, जिसका नाम यूएस डेलहैस है। सबमरीन के अंदर सीमैन सोनार पे आवाज सुन रहे होते हैं, जहां उन्हें कुछ सुनाई देता है। ब्यूमिड नाम के सीमैन को लगता है कि ये आवाज एक सबमरीन की हो सकती है, मगर जोन्स नाम का सीनियर सीमैन सिस्टम से रिपोर्ट निकाल कर दिखाता है कि वो आवाज व्हेल मछली की है, ना कि सबमरीन की। मगर तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई देती है, तो सीमैन जोन्स सबमरीन के कैप्टन बार्ट मार्कोसो को रिपोर्ट करता है। फिर हमें रेड अक्टूबर सबमरीन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां कैप्टन मार्को कमांड रूम का जायजा ले रहे होते हैं। वेस्ली मार्को से कहता है कि कैप्टन, ऑर्डर्स को फॉलो करने का टाइम हो चुका है, और एक पॉलिटिकल ऑफिसर इवान पुतिन आपके कैप्टन में मौजूद है, जहां पर कैप्टन के अलावा किसी और को नहीं होना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग कोई सीक्रेट ऑपरेशन कर रहे हैं अमेरिकन सी बॉर्डर के आसपास। फिर मार्को अब जाकर देखता है कि इवान पुतिन बुक पढ़ रहा है। ये बुक दरअसल मार्को की है। मार्को काफी गुस्सा होता है कि पुतिन उसकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर रहा है, मगर पुतिन इस पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि मार्को, मुझे इस सबमरीन पर तुम्हारी निगरानी करने के लिए भेजा गया है। फिर पुतिन मार्को के सामने हाई कमांडर का ऑर्डर पड़ता है, जिसमें कहा गया है कि हमें सबमरीन को एक लोकेशन पर ले जाना है, जहां हमें हमारी अल्फा सबमरीन कोनोवेलेव भी मिलेगी, और उसके कैप्टन टुपलोव के साथ मिलकर वहां पर एक ड्रिल की जाएगी, जिसमें कैप्टन टुपलोव की सबमरीन हमारी सबमरीन को अपने सभी रडार सोनार पर चेक करेगी। हमें ये देखना है कि कैटरपिलर ड्राइव कितना असरदार है। दरअसल कैटरपिलर ड्राइव रेड अक्टूबर में फिट की गई है, जो कि सबमरीन का सिग्नल गायब कर देती है। यानी कैटरपिलर ड्राइव के ऑन होते ही रेड अक्टूबर किसी भी रडार या सोनार की पकड़ में नहीं आएगी। और इस ड्राइव की टेस्ट ड्राइव करने के लिए रेड अक्टूबर को कैप्टन टुपलोव की सबमरीन के पास ले जाया जा रहा है, मगर कैप्टन मार्को कुछ सोचकर इवान पुतिन को मार देते हैं और रिटर्न ऑर्डर को भी जला देते हैं। अब मार्को ने ऐसा क्यों किया, ये हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें यूएस नेवी का शिपयार्ड दिखाया जाता है, जहां एक सबमरीन पर काम चल रहा था, और रायन वहां पहुंचकर एक टाइलर नाम के आदमी से मिलता है, जो कि सबमरीन का एक्सपर्ट है। रायन टाइलर को रेड अक्टूबर के पिक्चर दिखाता है, जिसे टाइलर ध्यान से देखता है और डोर को देखकर पहचान लेता है कि अरे, ये तो कैटरपिलर ड्राइव है। टाइलर रायन को समझाता है कि कैटरपिलर ड्राइव एक जेट इंजन की तरह है, इसमें ज्यादा पुर्जे नहीं होते, ये पानी में आवाज नहीं करती, और सबमरीन चुपचाप पानी में चलती रहती है। और अगर किसी सोनार से स्कैन किया जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई व्हेल मछली हो। हमने कुछ साल पहले इसे बनाने की कोशिश की थी, मगर नाकाम रहे। अगर रशियन ने अपने सबमरीन पर कैटरपिलर ड्राइव लगा ली है तो यूएस खतरे में है,
क्योंकि ये सबमरीन बिना स्कैन हुए समंदर से यूएस बॉर्डर पार करके कभी भी वॉशिंगटन को उड़ा सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वहीं रेड अक्टूबर पर सबमरीन का डॉक्टर पुतिन की डेड बॉडी को चेक करता है और रिपोर्ट देता है कि पुतिन की डेथ फिसल कर हुई है। सबमरीन का डॉक्टर पेट्रो मार्को से कहता है कि कैप्टन, हमें हाई कमांड को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए और बिना मिशन के ही वापस बेस लौट जाना चाहिए। मगर मार्को कहता है कि नहीं, हम अपना मिशन पूरा करेंगे। और फिर मार्को रेमियस इवान की डेड बॉडी से मिशन लॉन्च करने की कमांड देने वाली की ले लेता है और ये काम वहां मौजूद कुक और डॉक्टर की मौजूदगी में किया था। दरअसल इस सबमरीन से अगर मिसाइल लॉन्च करनी है तो इन्हें 2 कीज की जरूरत है। एक कीज मार्को के पास थी और दूसरी इवान पुतिन के पास। तो ये क्लियर हो जाता है कि मार्को ने पुतिन को इस मिसाइल लॉन्च की को हासिल करने के लिए मारा था। अब डॉक्टर पीटरो को मार्को पर डाउट हो रहा है कि ये आदमी इतना बड़ा हादसा होने पर भी मिशन क्यों पूरा करना चाहता है और इसने पुतिन की क्यों ली है। इसके इरादे ठीक नहीं है। वहीं हमें यूएस डलास सबमरीन के अंदर सीमेन जोन्स दिखाया जाता है, जो बार बार सोनार से चेक करने पर रिपोर्ट करता है कि रशिया की कोई न्यू टाइप की सबमरीन है जिसे पहले कभी देखा नहीं गया और ये रिकॉर्ड में भी नहीं है। डलास का कैप्टन इस न्यू टाइप की सबमरीन को टाइफून 7 का नाम देता है और इस पर नजर रखने के ऑर्डर देता है। वहीं कैप्टन मार्को रेमियस कमांड रूम में जाकर पूरी सबमरीन के लोगों को एड्रेस करता है कि आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हम लोग एक खतरनाक खेल खेलने वाले हैं जिसका अमेरिका को भी पता नहीं चलेगा। और फिर मार्को रेमियस कैटरपिलर ड्राइव को ऑन करने का ऑर्डर दे देता है और कहता है कि चलो दिखा देते हैं अमेरिकन को हमारे देश की तकनीक। हम उनकी सबमरीन के सामने से गुजर जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर सबमरीन के डोर ओपन हो जाते हैं, यानी कि कैटरपिलर ड्राइव ऑन कर दी गई है और रेड अक्टूबर यूएस डलास के सामने सोनार से गायब हो जाती है। रेड अक्टूबर में एक ऑपरेटर रिपोर्ट करता है कि कैप्टन, यूएस डलास हमारी तरफ आ रही है। तो कैप्टन मार्को रेड अक्टूबर को दूसरी तरफ मोड़कर आगे जाने के लिए ऑर्डर देता है और कुछ देर बाद पूछता है कि क्या अब भी यूएस डलास हमारा पीछे कर रही है। जी नहीं कैप्टन, यूएस डलास उस कोऑर्डिनेट पर जा रही है जहां हमारी सबमरीन कैटरपिलर ड्राइव शुरू करने से पहले मौजूद थी। तो इसको सुनकर सभी को बहुत खुशी मिलती है कि अमेरिकन उनकी सबमरीन को ट्रैक नहीं कर सकते और सभी लोग रशियन में जोर जोर से गाने गाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएस डलास की सोनार से रेड अक्टूबर के गायब हो जाने की वजह से सभी लोग हैरान हैं कि हम लोग सोनार पर रेड अक्टूबर को नहीं सुन सकते, बट हमें रशियन गाने की आवाज सुनाई दे रही है। ये कैसे पॉसिबल है। नेक्स्ट सीन में हमें रायन और जेम्स ग्रियर दिखाए जाते हैं, जो कि एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं जहां काफी सारे अधिकारी होंगे और प्रेजेंटेशन देने का काम रायन का है। रायन फिर सभी के सामने पिक्चर दिखाता है और बोलता है कि रेड अक्टूबर अब तक की सबसे बड़ी सबमरीन है, जो कि 650 फीट लंबी टाइफून क्लास सबमरीन है। इसका सबमर्ज्ड डिस्प्लेसमेंट 32,000 टन है। इस सबमरीन के कुछ अजीब डोर्स हैं, जो कि असल में एक यूनिक प्रोपल्शन सिस्टम है जिसे कैटरपिलर ड्राइव कहते हैं, जिसकी मदद से ये सबमरीन लगभग खामोश होकर चलती है, जिसकी वजह से इसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। ये बेहद खतरनाक है क्योंकि अटलांटिक में हमें इस सबमरीन का कुछ पता नहीं चलेगा और ये सबमरीन चुपते हुए हमारे सीने पर गोला दाग सकती है और हमें लास्ट टाइम तक पता नहीं चलेगा। और चिंता की बात यह भी है, इस समय काफी सारी न्यूक्लियर सबमरीन्स अटलांटिक की तरफ बढ़ रही हैं और काफी पॉलिएंड्री से निकलने के लिए तैयार हैं। अब रशियन क्या चाहते हैं इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। तो एक दूसरा हाई लेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर कहता है कि शायद इसका जवाब मेरे पास है। कैप्टन मार्को ने रशिया से रेड अक्टूबर को लेकर जाने से पहले एक लेटर लिखा था एडमिरल यूरी पेड्रिन को। इसमें क्या लिखा था पता नहीं, मगर इसको पढ़ते ही एडमिरल यूरी ने रेड अक्टूबर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के आदेश दे दिए और उसी वजह से वो सारी सबमरीन्स अटलांटिक की तरफ बढ़ रही हैं। शायद ये पागल अमेरिका और रशिया के बीच न्यूक्लियर वॉर छिड़वाना चाहता है, मगर रायन इस बात से सहमत नहीं है। वो कहता है कि मैं कैप्टन मार्को को जानता हूँ, मैं उनसे एक बार मिल भी चुका हूँ, वो किस किस्म के आदमी हैं मैं जानता हूँ। मेरे हिसाब से हमें कैप्टन मार्को रेमियस से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि शायद कैप्टन मार्को रशिया को डिफेक्ट करके अमेरिका की शरण लेना चाहते हैं। ये सुनकर बाकी सीनियर ऑफिसर कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, मगर प्रेसिडेंट के एडवाइजर जेफरी बेल्ट सभी ऑफिसर को बाहर जाने के लिए कहते हैं सिवाय रायन के।
पेल्ट कहते हैं कि रायन, तुम कहना क्या चाहते हो? तो रायन कहता है किसी को कैप्टन मार्को से संपर्क करना चाहिए कि आखिर वो चाहते क्या हैं। जिस पर पेल्ट काफी इंप्रेस होकर कहते हैं, तो कब जा रहे हो आप मार्को से कांटेक्ट करने? इस पर रायन हैरान हो जाता है। तो पेल्ट बताते हैं कि तुम्हारा आइडिया, तुम्हारी थ्योरी, तो जाकर साबित करो। इसे साबित करने के लिए तुम्हारे पास 3 दिन है। और 14 दिन स्टार्ट होते ही मार्को को मारने के लिए और उस पनडुब्बी को डुबाने के लिए मैं ऑर्डर दे दूंगा। इसके बाद हमें कोनोवेलेव सबमरीन दिखाई जाती है, जिसका कैप्टन टुबलोव है, जो कमांड रूम में ऑर्डर देता है रेड अक्टूबर को हंट करने का। अब रेड अक्टूबर पर एक रूम में सबमरीन की हाई लेवल की मीटिंग होती है। तो सभी ऑफिसर्स अपने डाउट जता रहे होते हैं पुतिन की डेथ पर। सबको लगता है कि कैप्टन मार्को ने उसे मारा है। अब सभी लोग घबराए हुए हैं। वो लोग कैप्टन से वापस रशियन बेस पर चलने को कहते हैं, मगर मार्को कहता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं एडमिरल यूरी को लेटर में साफ साफ कह आया हूँ कि मैं रशिया को छोड़कर अमेरिका की शरण लेने वाला हूँ। तो बाकी लोगों की हालत बद से बदतर हो जाती है। तो एक ऑफिसर कहता है कि कैप्टन, आपको मरने की इच्छा थी तो हमें क्यों लेकर आए? एडमिरल पूरा जहाजी बेड़ा भेजेंगे हमारे पीछे, हमें ढूंढकर मार दिया जाएगा। और इस बात की भनक क्रियो को लगी तो सबमरीन पर बगावत हो सकती है और क्रियो मेंबर मिलकर हमें मार सकते हैं। अब वेजली भी काफी वर्ड है कि कैप्टन, अच्छा होता अगर आपने एडमिरल यूरी को वो लेटर नहीं भेजा होता। जिस पर मार्को कहता है कि मुझे डर रशियन कमांड का नहीं है, मैंने आधे से ज्यादा हाई ऑफिसर्स को ट्रेन किया है, उनके दाव पेच मैं अच्छे से जानता हूँ। डर तो अमेरिकन से है, जिससे हम कांटेक्ट करेंगे। अगर वो अच्छा आदमी मिला तो काम बन जाएगा, और अगर अड़ियल आदमी मिला तो सब मरेंगे। इसके बाद जैक रायन फिर एयरक्राफ्ट से यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप पर पहुंचता है, और वहां उसकी मुलाकात यूएस फ्लीट के कमांडर जोश पेंटर से होती है। कमांडर जोश और कैप्टन चार्ली को रायन बताता है कि शायद कैप्टन मार्को रशिया को डिफेक्ट करके हमारी तरफ आना चाह रहे हैं। मेरा आइडिया है कि क्यों ना हम रेड अक्टूबर को बोर्ड करके इंस्पेक्शन करने के बहाने उस कैटरपिलर ड्राइव को देखा जाए और कैप्टन मार्को से पूछा जाए कि वो आखिर चाहते क्या हैं। मगर जोश इससे कन्विंस्ड नहीं है। वो पूछता है कि कुछ दिन के इंस्पेक्शन में तुम रेड अक्टूबर पर से क्या जानकारी निकाल लोगे, और अगर कैप्टन मार्को अमेरिका में शामिल होने के लिए मान भी जाए तो तुम सबमरीन के सारे क्रू मेंबर्स का क्या करोगे? कैसे न कैसे करके रशिया को पता लग ही जाएगा कि रेड अक्टूबर हमारे पास है, और रशिया ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाहेगा और शायद न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाएगा। रायन भी इस बात से वरिड है, मगर फिर भी वो अपनी थ्योरी को प्रूव करना चाहता है। तो कमांडर जोश कहता है हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। फिर हमें यूएस डलास सबमरीन पर उसका कैप्टन और सीमैन जोन्स दिखाए जाते हैं, जहां जोन्स कैप्टन को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है कि आवाज व्हेल के साउंड जैसी है। मगर जोन्स कहता है कि इस रिकॉर्डिंग को 10 टाइम्स फास्ट करने पर पता चला कि ये आवाज बिल्कुल मेटलिक है, यानी ये आवाज किसी मेटल की वजह से हो रही है, और इतनी गहराई पर कोई इतनी बड़ी मेटलिक बॉडी सिर्फ सबमरीन ही हो सकती है। वो कैप्टन एक मैप भी दिखाता है जिस पर कैटरपिलर ड्राइव ऑन होने से पहले का रेड अक्टूबर का ट्रेवल रूट था, और इन कोऑर्डिनेट्स पर स्केल से लाइन खींची जाए तो पता चलता है कि रेड अक्टूबर इस रूट से होती हुई थॉर-ट्विन की तरफ बढ़ रही है। फिर सबमरीन कैप्टन भी थॉर-ट्विन की तरफ चलने के लिए आदेश दे देता है। फिर हमें रेड अक्टूबर का सीन दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर से होती हुई थॉर-ट्विन की तरफ बढ़ रही है। तो कमांड रूम में कैप्टन मार्को सबमरीन की स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है। तो अब डाइविंग एक्सपर्ट कहता है कि इस सबमरीन की कैपेसिटी इतनी तेजी से इन चट्टानों के बीच से चलने की नहीं है, कोई दुर्घटना हो सकती है। मगर उसकी बातें अनसुनी कर दी जाती हैं। शुरुआत में तो सबमरीन बिल्कुल सही से नेविगेट होती है, मगर सबमरीन में अचानक से धक्का लगता है। वेसलिन इसका पता लगाने के लिए एक रूम में जाता है, तो एक सीमैन रिपोर्ट करता है कि सबमरीन की इतनी तेजी से चलने की वजह से रिएक्टर में कोई कमी आ गई है और रिएक्टर ठंडा नहीं हो रहा। हमें कैटरपिलर ड्राइव को बंद करना पड़ेगा, वरना वो रिएक्टर फट सकता है। तो वेस्ली कैप्टन को रिपोर्ट करता है, तो मार्को कैटरपिलर ड्राइव को बंद करने के लिए ऑर्डर दे देता है। वेस्ली कहता है कि कैप्टन, हमें रिपेयर करने के लिए सबमरीन को रोकना पड़ेगा, मगर मार्को कहता है कि स्पीड थोड़ी धीमे करके आगे बढ़ते रहो, और अब कैटरपिलर ड्राइव ऑफ है तो यूएस सबमरीन के सोनार पर दिखाई देगी। तो सभी क्रू मेंबर्स अब घबरा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें यूएस प्रेसिडेंट के एडवाइजर पेल्ट का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां रशियन एम्बेसडर पेल्ट से बातचीत कर रहा है। मगर पेल्ट उस पर भड़क रहा होता है कि रशियन की इतनी सारी सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर अटलांटिक में क्यों हैं। अगर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं मिला तो
तो अमेरिका को भी एक्शन लेना पड़ेगा। आप हमारे साथ जंग तो नहीं चाहते हैं ना? जिस पर एम्बेसडर कहता है कि हमारी एक सबमरीन कहीं अटलांटिक में खो गई है, जिस पर हमारी गवर्नमेंट के काफी हाई ऑफिशियल्स के जवान बेटे हैं। हम लोग उन्हें रेस्क्यू करना चाहते हैं। हालांकि पेल्ट जानता है कि ये झूठ बोल रहा है रेड अक्टूबर के बारे में, मगर फिर पेल्ट कहता है कि हम कुछ हेल्प करेंगे, जिस पर एम्बेसडर कहता है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है फिलहाल। फिर हमें रेड अक्टूबर पर मार्को दिखाया जाता है, जिसे एक सोनार ऑपरेटर रिपोर्ट करता है कि हमारे ऊपर से रशियन एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट गुजरा है और उसने सोनार बॉयज को ड्रॉप किया है, यानी उन्हें हमारी लोकेशन पता चल गई है और उन्होंने एक टॉर्पेडो भी हमारी सबमरीन पर छोड़ी है। मार्को अलर्ट हो जाता है और सबमरीन को पहाड़ी के पीछे घुमाने के लिए कहता है और इसी वक्त टॉर्पेडो उनके पीछे आ रही होती है। तो सबमरीन को अचानक से घुमा दिया जाता है और टॉर्पेडो एक चट्टान से टकरा जाती है और सबमरीन बच जाती है। मगर अब सारा क्रू घबराया हुआ है कि हमारे देश के एयरक्राफ्ट हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। वेस्ली उन्हें जैसे तैसे करके शांत करता है। फिर भी सभी कैप्टन मार्को की तरफ शक भरी निगाहों से देख रहे थे। सबमरीन के चीफ इंजीनियर को कैटरपिलर ड्राइव की रिपेयरिंग के वक्त पता चलता है कि कैटरपिलर ड्राइव के बफर सर्किट में किसी ने छेड़छाड़ जानबूझ के की है और वो ये बात कैप्टन मार्को और वेस्ली को बताता है। अब मार्को को डाउट है कि सबमरीन पर कोई जासूस है जो इस सबमरीन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब इसका पता नहीं कि वो जासूस अमेरिकन है या रशियन, मगर इसी वक्त मार्को को एक आइडिया आता है क्रू मेंबर्स को सबमरीन से उतारने का, ताकि अमेरिकन से कांटेक्ट करते वक्त कम से कम लोग यहाँ पर मौजूद हों। नेक्स्ट सीन में जैक रायन हेलीकॉप्टर से यूएस डलास सबमरीन की तरफ चल देता है, क्योंकि सिर्फ उसी सबमरीन के आसपास रेड अक्टूबर को देखा गया था और यूएस डलास पर सीमैन जोन्स रेड अक्टूबर को तलाश रहे थे। और दूसरी तरफ पर वेस्ली मार्को को इन्फॉर्म करता है कि चीफ इंजीनियर ने सबमरीन को ठीक कर लिया है और अब हम कैटरपिलर ड्राइव को फिर से ऑन कर सकते हैं। वेस्ली कैप्टन से कहता है कि कैप्टन, अमेरिकन से डील के वक्त क्या आप मेरे लिए मोंटेना में घर की डिमांड कर सकते हैं? जिस पर मार्को स्माइल करता है और अपना भी ड्रीम बताता है, जो कि है अमेरिका पहुंचकर एक फिशरमैन बनना। और अब तो यूएस डलास रेड अक्टूबर के बहुत करीब आ चुका था और इसी वक्त यूएस हाई कमांड से यूएस डलास के लिए ऑर्डर आते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक हेलीकॉप्टर है जिसपे सीआईए एनालिस्ट जैक रायन तुम्हारी सबमरीन पर बोर्ड करेंगे। सबमरीन को पानी के ऊपर ले आओ। और फिर ऊपर से सबमरीन भी दिखने लगती है। इसी वक्त मौसम भी काफी खराब था और रायन रोप से लटककर सबमरीन पर उतरने की कोशिश करता है, मगर तेज हवा चलने से वो पानी में गिर जाता है और उसे सबमरीन से आए डाइवर्स सबमरीन पर ले आते हैं। फिर जैक डलास सबमरीन के कैप्टन को रेड अक्टूबर के बारे में सब कुछ बताता है और ये भी कि शायद कैप्टन मार्को हमसे हाथ मिलाना चाहते हैं। मगर इसी वक्त प्रेसिडेंट के एडवाइजर के ऑफिस में रशियन एम्बेसडर एडवाइजर पेल्ट से कहता है कि मुझे हाई कमांड से रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि हमारी एक सबमरीन जिसके कैप्टन मार्को हैं यूएस बॉर्डर में घुसकर यूएस पर मिसाइल चलाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यूएस भी हमें रेड अक्टूबर को हंट करने में असिस्ट करे। जिस पर एडवाइजर पेल्ट भड़क उठता है और कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अब फिर पेल्ट रेड अक्टूबर को हंट करने का ऑर्डर दे देता है और यही ऑर्डर यूएस डलास के कैप्टन जैक रायन को भी सुनाता है कि अब ऊपर से ऑर्डर चेंज हो चुके हैं। अब आप क्या करने वाले हैं मिस्टर रायन? और यूएस डलास पर रेड अक्टूबर पे हमले के लिए तैयारी होने लगती है और ये रेड अक्टूबर का पीछा करने लगते हैं। मगर जैक रायन कैप्टन से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमला मत कीजिए कि रशियन एम्बेसडर ने एडवाइजर को झूठी रिपोर्ट दी है। वो खुद तो रेड अक्टूबर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे, तो वो घबराए हुए हैं। वो लोग किसी भी हालत में कैप्टन मार्को को रेड अक्टूबर लेकर हमसे कांटेक्ट नहीं करने देना चाहते, इसलिए वो झूठी कहानी बनाकर रेड अक्टूबर को हमारे हाथों से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। मार्को को मैं जानता हूँ, वो पागल आदमी नहीं है, वो यूएस पे हमला नहीं करेगा। तो इस सबमरीन का कैप्टन मार्कोसो कन्विंस हो जाता है और अब यूएस डलास और रेड अक्टूबर आमने सामने हैं। पर फिर रेड अक्टूबर पानी के ऊपर जाने लगती है तो यूएस डलास सबमरीन भी ऊपर की तरफ होने लगती है और अब दोनों सबमरीन पानी के ऊपर आ जाते हैं। फिर दोनों सबमरीन के कैप्टन पेरिस्कोप से एक दूसरे को देखते हैं कि किसके क्या इरादे हैं। अब कैप्टन मार्कोसो रायन को मार्को से कांटेक्ट करने का मौका देता है। फिर रायन मार्को को कोडेड मैसेज भेजता है कि यूएस को पता चल चुका है कि आप रशिया को डिफेक्ट करना चाहते हैं और अगर आप यूएस की कोस्ट की तरफ गए तो आप पर हमला कर दिया जाएगा, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट का कहना है कि आप यूएस पर मिसाइल चलाना चाहते हैं
अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो एक बार पिंग करके रिस्पॉन्स दें। हमारे पीछे पीछे ग्रैंड बैंक की तरफ चलो। और मार्को हैरान हो जाता है ये जानकर कि अमेरिकन उसके ट्रू इंटेंशन को कैसे जान गए। और फिर वेस्ली एक पिंग देकर रेड अक्टूबर को ग्रैंड बैंक की तरफ ले जाने लगता है। मगर ग्रैंड बैंक पहुंचते ही सबमरीन के अंदर एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। रेड अक्टूबर पर अलार्म बजने लगता है और गैस लीक होने लगती है। इनका वेंटिलेशन सिस्टम भी खराब हो जाता है और अब न्यूक्लियर रिएक्टर में से लीकेज शुरू हो चुकी थी। तो वेस्ली कैप्टन मार्को से रिक्वेस्ट करता है कि हमें जल्दी से जल्दी सभी क्रू मेंबर्स को बाहर निकालना होगा, वरना सब रेडिएशन से मारे जाएंगे। मार्को ऑर्डर देता है कि सबमरीन को सरफेस पर ले आओ और सभी क्रू मेंबर्स को डेक पर ले जाओ। और फिर सभी क्रू मेंबर्स बोट लेकर बाहर निकलने लगते हैं। अब मार्को को अंदाजा है कि सबमरीन पर जासूस उन्हें सबमरीन के साथ खत्म करना चाहता है। रेमिस ऑर्डर देता है कि सभी लोगों की काउंटिंग करो, कोई भी सबमरीन के अंदर बचना नहीं चाहिए। मगर तभी दूर से एक यूएस की वॉरशिप आ जाती है और कोड में मैसेज करते हैं कि रेड अक्टूबर जहां हो वहीं रहो, पानी में सबमर्ज किया तो हम हमला कर देंगे। तो मार्को सभी क्रू मेंबर्स को लाइफ बोट से पानी में उतार देता है और खुद ही सबमर्ज करके आगे निकल जाता है। मगर इस पर यूएस वॉरशिप से एक टॉर्पेडो रेड अक्टूबर पर चला दी जाती है। जब वो टॉर्पेडो रेड अक्टूबर तक पहुंचने वाली थी तभी वॉरशिप पर मौजूद वाइस एडमिरल जेम्स ग्रियर टॉर्पेडो को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देते हैं और कहते हैं उस टॉर्पेडो ने रेड अक्टूबर को डिस्ट्रॉय कर दिया और मैं यहाँ इस वॉरशिप पर कभी था ही नहीं और अब तुम्हें पता है कि क्या करना है। और फिर यूएस डलास को ऑर्डर दो कि वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर यूएस डलास के ऊपर से एक छोटी रेस्क्यू सबमरीन लेकर कैप्टन मार्कोसो, जोन्स और रायन रेड अक्टूबर की तरफ निकल पड़ते हैं। और फिर वो धीरे धीरे रेड अक्टूबर तक पहुंच जाते हैं और फिर हैच खोलकर अंदर देखते हैं तो रेड अक्टूबर का हैच पहले से खुला था और एक ऑफिसर बड़े रिस्पेक्ट से इन्हें वेलकम करता है और कमांड रूम में ले जाता है। और सभी लोग 2 मिनट तक एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों कैप्टन एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और कैप्टन मार्को ये जानकर हैरान है कि रायन ने उसके प्लान्स के बारे में पहले से ही अंदाजा लगा लिया और वो रायन की तारीफ भी करते हैं। फिर मार्को कैप्टन मार्को से हाथ मिलाकर कहते हैं कि मैं कैप्टन मार्को यूएस गवर्नमेंट को रेड अक्टूबर सबमरीन पेश करता हूं और यूएस में शरण देने के लिए गुजारिश करता हूं। और कैप्टन मार्कोसो कहता है इट्स अ प्लेजर। मगर तभी इन्हें न्यूज सिग्नल्स मिलने लगते हैं कि यहाँ पर एक और रशियन सबमरीन तेजी से आ रही है और अब जांच पर पता चलता है कि ये सबमरीन कोनोविलेव है जिसका कैप्टन टुपलोव है, जिससे रेड अक्टूबर मिलने वाली थी मूवी की स्टार्टिंग में। मगर मार्को उसकी तरफ नहीं गया और यूएस की तरफ चला गया। अब यूएस के आदमी जो रेड अक्टूबर पर मौजूद हैं वो रेड अक्टूबर पर अपनी अपनी जगह ले लेते हैं कोनोविलेव सबमरीन से लड़ने के लिए। और अब इनकी तरफ कोनोविलेव सबमरीन से एक टॉर्पेडो आ रही होती है। तो कैप्टन मार्को अपना जलवा दिखाने लगते हैं और कमांड्स देने लगते हैं और बड़ी आसानी से टॉर्पेडो से बच निकलते हैं। मगर अचानक से एक आदमी कैप्टन मार्को को शूट करता है, मगर वेस्ली सामने आकर खुद गोली खा लेता है। ये गोली चलाने वाला आदमी ही सबमरीन पर जासूस था जिसने पहले कैटरपिलर ड्राइव को खराब किया और फिर न्यूक्लियर रिएक्टर पर छेड़छाड़ की। और अब उसे लगा कि कैप्टन मार्को यूएस से मिलकर रेड अक्टूबर को यूएस गवर्नमेंट को देने वाला है, तो उसने इन पर हमला किया। ये जासूस उस वक्त सबमरीन पर ही छुपा था जब सभी क्रू मेंबर्स को बाहर निकाला जा रहा था। और अब गोली लगने से वेस्ली की मौत हो जाती है। और अब मार्को बहुत गुस्से में है और कमांड रूम की जिम्मेदारी कैप्टन मार्कोसो को सौंपकर उस जासूस के पीछे जाने लगता है। रायन भी उसके साथ जाता है, मगर फायरिंग में एक गोली मार्को को भी लग जाती है और अब टुपलो दूसरी टॉर्पेडो चला देता है। तभी यूएस डलास सबमरीन भी आ जाती है रेड अक्टूबर के सामने। तो फिर टॉर्पेडो डलास के पीछे पड़ जाती है। फिर डलास तेजी से सरफेस की तरफ अप्रोच करता है। यह बड़ा गजब सीन था और वो टॉर्पेडो डलास को मिस करके टुपलोव की सबमरीन पर ही लग जाता है और उसकी सबमरीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी वक्त जैक रायन भी जासूस को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाता है। ये जासूस और कोई नहीं बल्कि वो कुक था जो कि ऑफिसर पुतिन की डेथ रिपोर्ट के वक्त वहां पर मौजूद था। और फिर रायन उस जासूस को मार देता है। अब रेड अक्टूबर बिल्कुल सेफ है और यूएस के हाथ में है। फिर हमें यूएस प्रेसिडेंट के एडवाइजर को दिखाया जाता है। वो रशियन एम्बेसडर से कहता है कि आपके रेड अक्टूबर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, चाहे तो आप समंदर के अंदर जाकर उसके मलबे को चेक कर सकते हैं। दरअसल डिस्ट्रॉय तो टुपलो की सबमरीन हुई थी, मगर इस बात का किसी को भी पता नहीं था कि रेड अक्टूबर और यूएस डलास के अलावा
वहां पर एक और रशियन सबमरीन थी जो डिस्ट्रॉय हो गई। तो पेल्ट इसी सबमरीन को रेड अक्टूबर साबित कर रहा है, जिससे लगे कि रेड अक्टूबर डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इसकी फिर कभी इन्वेस्टिगेशन न हो। और रही बात रेड अक्टूबर के क्रू मेंबर्स की, उन्होंने रशियन सबमरीन को फटते हुए देखा तो उन्हें भी लगा कि रेड अक्टूबर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी बिना किसी को पता लगे रेड अक्टूबर अमेरिका को मिल चुकी है। मगर अब रशियन एम्बेसडर कहता है कि सर, हमारी एक और सबमरीन खो चुकी है उसी एरिया में। मगर ये सुनकर पेल्ट की खिसक जाती है। वो कहते हैं, अबे गंजे, सबमरीन है या कोई खिलौना? रशियन रोज रोज एक सबमरीन खो देंगे तो हम कहां से ढूंढेंगे? चल निकले यहाँ से। और अब रेड अक्टूबर और यूएस वॉरशिप सेल करके एक नेवल बेस की तरफ जा रही होते हैं ताकि उसे छुपाया जा सके। वहीं मार्को और रायन बातें कर रहे होते हैं और अपने अपने ड्रीम्स बता रहे होते हैं। तो रायन मार्को से कहता है कि वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड सर। और फिर लास्ट सीन में रायन प्लेन से अपने घर जा रहा होता है और साथ में वो अपनी बेटी शैली के लिए न्यू टेडी बियर ले जा रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।